जो किसी भी चीज पर बुओयंट फोर्स लगता है उसको कहते हैं अपथ्रस्ट। उसको ऊपर वाले फोर्स को क्या कहते हैं? थ्रस्ट तो फोर्स होता ही, ये आपने पढ़ लिया है। और नीचे क्या हुआ? वेट। डाउन थ्रस्ट मत बोलो, दैट इज अपथ्रस्ट को बुओयंट फोर्स कहते हैं। फोर्स। So if upthrust on an object is equal to its weight, then object will float, है ना? If, और ये भी लिख सकते हो, if density of object is less than water, तो ऐसे केस में क्या होगा? Then जो उस पे लगने वाला अपथ्रस्ट होगा, then upthrust is equal to weight। अपथ्रस्ट ज्यादा कभी भी नहीं हो सकता, नहीं तो हवा में उड़ने लग जाए वो चीज। क्योंकि मान लो 10 न्यूटन में 5 न्यूटन तो हवा वही उड़ा के ही ले जाएगा। नहीं, ऐसा तो कभी नहीं होता ना। मतलब किसी प्लास्टिक की बोतल को डालो तो सर कभी कभार तो काफी ऊंचाई, तो वो ऊंचाई पे नहीं जाएगी, बस वो उसी पे तैरती रहेगी। उसके लिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल हम देखेंगे कि उसने कितना वाटर, लेकिन वो ना ऊपर जा रही है ना नीचे, एक ही जगह पे है। तो जब भी कोई चीज अगर अपनी जैसे स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट नहीं छोड़ती, इधर देखो, स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट न छोड़े, एक ही जगह तो प्लास्टिक की बोतल है जिसमें हवा भरी हुई है, तो इसका मतलब है कि उस पर नेट फोर्स क्या एक्ट कर रहा है? बोलो, जीरो। तो यानी जो उसका अपथ्रस्ट है और जो वेट है, क्या वो इक्वल नहीं होंगे? तो अपथ्रस्ट ज्यादा तो नहीं हो सकता, तो बस उतना ही हो सकता है जितना कि उसका वेट है। तो इसलिए इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा बताओ? वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, सो इट फ्लोट्स। इसलिए क्या करेगी? इट फ्लोट्स, इसलिए फ्लोट करेगी। नाउ अब अगला सेंटेंस बोलिए उत्कर्ष पूरा, इसी को कंप्लीट कराओ। अच्छा सर, if the density of water is more, वाटर की क्यों कह रहे हो? जो लिखा उसके हिसाब से कहो। if the density of object is more, ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन वाटर, तो फिर क्या होगा? then the object will sink, then object will sink, why? because the weight is more, because the weight of the object is more than the thrust. ये बात सही है। as weight of object, weight भी एक फोर्स ही है, is more than upthrust। इतनी बात समझ में आ गई? वेट ज्यादा होगा इस केस में। बताओ, जो उसका बुओयंट फोर्स है वो वेट के इक्वल है क्या? और इस केस में बताओ, हाँ नॉट इक्वल तो है ही है। आप भी कह सकती हैं कि जो वेट है वो ग्रेटर है। किससे ग्रेटर है? इस पर एक अपवर्ड फोर्स है, तो बुओयंट फोर्स से ज्यादा है, तभी तो नीचे चली गई। अब फिर नीचे जाने के बाद तो फिर वो जब सरफेस पे, तो उससे तो आगे नहीं जा सकती है। ठीक है, तो ऐसी चीज वो डूब जाएगी, डूबते हुए दिखा सकते हैं। फिर अब जरा देखो कि वाई कॉर्क फ्लोट्स एंड नेल सिंक्स। कॉर्क होता है प्लास्टिक का कॉर्क, वो फ्लोट क्यों करता है? और नेल सिंक हो जाता है। चलो, नाउ लेट अस सी आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आर्किमिडीज एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, ग्रीक साइंटिस्ट थे। तो राजा ने, इनके राजा दैट इज मिडास, राजा ने इनसे बोला कि आप ही पता लगाओ, ये जो सोने का मुकुट जौहरी ने बनवाया है मेरे लिए, कि असली है या नकली। तो ये तो उसके यहाँ के साइंटिस्ट है, इनको पता नहीं चला कि क्या करना चाहिए। 2-3 दिन तक चकराए कि क्या करना। एक बार ये बाथ टब में नहा रहे थे, तो इन्होंने देखा कि बाथ टब में नहा रहे हैं तो पानी इनको उछाल रहा है, इनको फील हुआ कि अपथ्रस्ट लग रहा है। तो बस ये वो बात जब से उठे और यूरेका यूरेका बोलते हुए गलियों पे दौड़ पड़ते कि मैंने पा लिया पा लिया, जब कुछ भी कपड़े भी नहीं पहने थे, लेकिन इतने उत्साहित थे कि ये दिखाने के लिए मैंने पा लिया।
और फिर उन्होंने क्या किया, सोने को डुबोया उतने ही वजन के, और मुकुट को डुबोया, और उन्होंने पता लगा लिया कि अब वो हम बता रहे कैसे पता लगा, लेकिन दैट इज, और उनके बेसिस पे इस प्रिंसिपल का क्या नाम पड़ा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। सो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, बहुत सिंपल प्रिंसिपल है, कोई भी चीज अपने वजन के बराबर ही पानी हटाए, यही आर्किमिडीज प्रिंसिपल। जितना उसका वेट होगा, समझ में आई बात की नहीं, और उतना ही उस पे अपथ्रस्ट भी लगेगा। हटाएगी मतलब देखो, जब कोई भी एनीथिंग, मान लो दो केस हो सकते हैं कि ये देखो, तो मान लीजिए कोई एक प्लास्टिक है, वो थोड़ा डूबे हुए तैर रही है, पूरा नहीं डूब रही है, इतने पे तैर रही है, समझ में आई बात की नहीं। तो इसने क्या किया, अगर पानी ऊपर तक पूरा भरा है और तुम इसको थोड़ा सा ऐसे करो तो पानी गिरने लगेगा कि नहीं, तो ये पानी ऊपर से गिर के यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। वाटर डिस्प्लेस्ड बाई एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो पानी में डाला गया, सो देन वाटर, कितना वाटर डिस्प्लेस किया, इज आइदर इक्वल टू इट्स, जो भी ये वाटर डिस्प्लेस है, ठीक है, इज इक्वल टू द, या तो मास के इक्वल होगा कि इसका क्या मास है अगर हल्की है, और नहीं तो किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम के। मेरा कहने का ये मतलब है कि दो चीज है, जैसे ये देखो, अच्छा इसमें ब्रास स्टील से ज्यादा भारी है, लेकिन दोनों आइडेंटिकल है, तो इसको तो डूबना ही है, दोनों को तो डूबना ही है, तो ऐसे में ये बहुत भारी है, 3 गुना भारी है, लेकिन ये अपने किसके वजन के बराबर, किसके बराबर पानी हटाएगी, अपने वॉल्यूम के बराबर। कोई भारी चीज हो और उससे भी ज्यादा भारी मरकरी ले लो, तो क्या वो कहेगा नहीं आसपास के पानी को तुम भी हटो हटो, ऐसे थोड़ी कर देगा, जितना उसका वॉल्यूम होगा। इफ ऑब्जेक्ट इज डेंसर, तो वो किसके बराबर वाटर हटाएगी, अपने वॉल्यूम के बराबर, और अगर प्लास्टिक है तो वो किसके बराबर हटाएगी पानी, बताइए, अपने मास। यही आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। इफ डेंसिटी कम है, तुमने कई बार ये देखा होगा कि मान लो ये पानी है, तो पानी में ये बैलून अगर तैर रहा है, तो बैलून ने सिर्फ इतना ही पानी हटाया होगा, कितना पानी हटाया था, इतना ही हटा पाएगा कि नहीं, समझ आ गई बात की नहीं, 4-5 ड्रॉप हटा पाएगा, क्योंकि उसका मास ही उतना है। तो अब हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ें, इसको स्टेट करें, फिर समझें। तो देखो बुक में कहा लिखा है, दैट इज, लिखा है कहीं पर, Yes. और कहा, When a body is immersed fully और partial, अगले पेज पे देखो मिल जाएगा। When a body is, italics में लिखा है टेढ़ी लैंग्वेज में, When a body, और इनका आर्किमिडीज का चित्र भी दिया है, body is fully or partially immersed, ठीक है, इन फ्लूइड, किसी भी फ्लूइड में वो फुली और पार्शली में है, इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स, इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स विच इज इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। वेट अगर इक्वल है तो मास भी इक्वल होगा, विच इज इक्वल टू, इसको समझते हैं, वेट ऑफ फ्लूइड जरा देखो कि, नाउ लेट अस सी, तो ये बहुत सिंपल सी चीज है कि अब हम केस देखें, इसको समझने की कोशिश करें कि बॉडी इज फुली इमर्स्ड हो, पार्शली, सारे केसेस इन्होंने इसी में ले लिए कि अब जैसे देखो कि किसी भी चीज में जब आप कोई चीज डुबो देते हैं, आपने एक बर्तन डुबो दिया, तो क्या उसने पानी हटा दिया, और वो पानी आपने कहाँ कलेक्ट कर लिया, दैट यू हैव कलेक्टेड समवेयर एल्स, ऐसे कलेक्ट कर लिया,
अच्छा, इस पर जो वाटर हटाए क्या वो अपना प्लेस लेने की कोशिश करेगा? अगर कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट आ जाए तो उसको लोग हटाते हैं, हटो हटो यहाँ से, तुम जाओ, हम लोग लिक्विड थे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बट बियॉन्ड फोर्स का काम क्या है कि अदरवाइज जो यहाँ पर है कि वो क्या करेगा बताओ, वो लिक्विड अपनी जगह लेने की कोशिश करेगा, इसको हटाने की कोशिश करेगा, तो इसकी वजह से एक अपवर्ड फोर्स लगेगा। तो इस पर अभी बताओ नीचे क्या लग रहा था, क्या वेट लग रहा था, और ऊपर क्या लग रहा है, अप थ्रस्ट या बायॉन्ड फोर्स एफ भी लिख सकते हैं। बोलो बात सही है? अच्छा, ये जो बायॉन्ड फोर्स है इन दोनों केसेस में क्या जो मैंने वहां लिखा था, क्या अप थ्रस्ट, क्योंकि ये बैलेंस्ड कंडीशन, ये दोनों इक्वल है, तो उन्होंने कहा इफ एन ऑब्जेक्ट इज पार्शियली, ये पार्शियली इमर्स्ड है, और फुली इमर्स्ड की भी देखो, तो पार्शियली और फुली इमर्स्ड, देन आगे क्या लिखा है बताओ, इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स। वो फोर्स किसके इक्वल है? विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट, विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट। अब जरा देखो कि अब ऐसी स्थिति में तो इसके ऊपर फॉर पार्शियली इमर्स्ड, देखो पार्शियली इमर्स्ड ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ, क्या वेट ऑफ ऑब्जेक्ट किसके इक्वल है? बोलो, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट किसके इक्वल है? क्या बयान फोर्स के इक्वल है? क्या देखो, तभी तो तैर रही है। और आर्किमिडीज क्या बोल रहे हैं बताओ, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड वो बयान फोर्स के इक्वल है। देखो पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा है, the weight of water which is displayed is equal to the beyond। ऐसा लिखा है कि नहीं? That is up thrust is equal to, so ये तो हम जानते हैं, ये किस वजह से है, ये न्यूटन का नियम है कि अगर बैलेंस फॉर इक्वल फोर्सेज है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज, तो उसमें नेट फोर्स कितना हुआ बोलो, 0 है। तो अब सेकंड क्या है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड किसके इक्वल है बताओ, और दोनों की तुलना करने पर इज इक्वल टू एफ बी, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकंड इक्वेशन कहां से आई बताइए, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अच्छा, अब कंपेयरिंग, तो कंपेयरिंग करने पे बताइए कि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। 2 ग्राम का बैलून कितना पानी हटाएगा? 2 ही ग्राम हटाएगा, बाकी जी से तो मल्टीप्लाई हम कर ही लेंगे, क्योंकि जी से मल्टीप्लाई कर लोगे वेट हो जाएगा। लेकिन अगर किसी चीज, कोई भी चीज अगर हल्की है तो वो कितना पानी हटाएगी बताओ, अपने वजन के बराबर। मान लो जैसे मैं बैलून लो, बैलून एक बॉल ले लेते हैं और इसको पानी में डालें, तो आप देखेंगे कि वेट तो इसको निकाला जा सकता है, बाकी आप देखिए क्योंकि फिर उसको डिस्प्लेस कराना पड़ेगा, दूसरे में लेना पड़ेगा। लेकिन आप देखो ये क्या करेगी, थोड़ा तो ये दब के रहेगी, बिल्कुल नहीं तैरेगी। अगर मैं इसमें डालू ना तो थोड़ा ही ये पानी के अंदर नहीं है, तो ये दिख रहा है कि नहीं कि पूरा तो हवा में नहीं तैर रही ना, पार्शियली अंदर दिख रही कि नहीं। ओके, तो है ना, पानी में अमीबा है लग रहा है। तो अब यहाँ देखिए इस तरीके से समझ में आ गया। सो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड फॉर ए फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट। ए फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट ऑलवेज डिस्प्लेसेस, वहां तो लिखा ही है, और वही उसका अर्थ है। तो दोनों की कंपैरिजन कर लिया हमने। अब इस पर एक क्वेश्चन करें। सर वहाँ पे आपने एक्सपीरियंस लिखा है, एक्सपीरियंस। तो पहले आप मुझे ये बता दीजिए व्हाट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल, फिर हम आगे बढ़ें। When the body, the weight of liquid which is displaced by it is equal to the weight of, equal to beyond force। हाँ, बयान फोर्स उतना ही होगा जितना डिस्प्लेस होगा। अगर कोई भारी चीज है तो वो
अपने वॉल्यूम के बराबर डिस्प्लेस करेगी, और हल्की चीज है तो अपने मास के बराबर। ये अभी हम आगे लिखेंगे ना। अब देखो, लेकिन उससे हम कैलकुलेट कर लेंगे बियॉन्ड फोर्स कितना है ना। एक सेंटेंस और लिखें कि लाइटर ऑब्जेक्ट displaces fluid equal to, fluid सही बता रही हो, equal to its mass। अच्छा, फिर इतना ही जानती हो कनिष्का, तो फिर अगली लाइन बता दो। heavier object displaces water equal to the volume। सही है। so heavier object displaces fluid equal to its वॉल्यूम। बात समझ आ गई? इसी से हमारे सारे क्वेश्चन होते हैं, वो पढ़ लो, ये बाकी ज्यादा चीजें जानने की जरूरत नहीं। एक बार हम और आपसे पूछेंगे, नो इट व्हाट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल? उधर मत देखना, अमन बताओ। When a body is partially or fully immersed, it experiences an upward force which is equal to the object's weight of fluid displaced by it। जितना उसका वेट होगा उतना उस पे अपवर्ड फोर्स लगेगा। उस पानी को तौल लो, उसमें जी का मल्टीप्लाई कर लो। इस पानी को तौलो, इसका मास क्या है, और फिर इसमें किसका मल्टीप्लाई कर लो, जी का। तो इससे क्या वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस आ जाएगा, मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस, और इनटू जी लगा दो, और जो ये आएगा बस यही कह देना, यही बियॉन्ड फोर्स है। दैट इज बियॉन्ड फोर्स। क्या हो गया बताओ? बियॉन्ड फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस इनटू जी। वेट ऑफ वाटर है ना डिस्प्लेस, तो उसका वेट कैसे निकालोगे? जी से मल्टीप्लाई तो करोगे ना। उस पानी को तौल लो, जितना पानी उसने गिराया। अब बॉल तो ज्यादा नहीं गिराएगी ना, बॉल तो थोड़ा सा ही गिरा रही है, नहीं। और भारी चीज होगी तो पूरा डूबेगी, क्योंकि हमें तो पूरी जगह चाहिए। तो जितना पानी गिराया है उसको न्यूटन में बदल लो, वो है ग्राम में या केजी में, लेकिन बदलो किस में? जी से मल्टीप्लाई करके, उतना ही एफपी लग रहा है। बोलो, बात समझ में आ गई? अब रिपीट करो। और लाइटर एंड हेवियर ऑब्जेक्ट के लिए बताओ। लाइटर तो तैरेगा ही, वो क्या करेगा, कितना फ्लूइड डिस्प्लेस करेगा, और ये बता। बताइए बेटा आप लोग। अब देखो, तो ये आपको हमने बता दिया, इसको बस आप वेट कर लीजिए, वही एफपी है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। तो आपके क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21 और 22 से हो जाएंगे। 4 क्वेश्चन कर लेते हैं, जब इतना हमें मालूम चल गया। एक बार और आपसे भी पूछेंगे, बता दो आपके फुली और पार्शियली इमर्स्ड, या तो आंशिक रूप से ये पूर्णतया डूबी हुई हो। हाँ बोलो, बस बता। सही, तो तुम बताइए। इस फुली और
क्वेश्चन बोलो। चलो नाउ 19th क्वेश्चन करिए। हाँ बोलो। वहाँ पे आपने MW लिखा है, वो क्या है? डिस्प्लेस मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, कितना पानी हटा। फ्लूइड भी लिख सकते हैं लेकिन जनरली हम लोग काम वाटर में करते हैं। तो दिस इज मास ऑफ, उसी से वेट आ जाएगा और उस वेट के इक्वल ही एफ बी होगा। वही तो कह रहा है, थ्रस्ट किसके इक्वल होगा? वेट। तो मैंने वेट निकाल लिया, मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। चलिए नाउ 19th क्वेश्चन व्हाट इट सेज। In what direction does the buoyant force of an object emerge in fluid at? upward arrow. ठीक है, तो अपवर्ड डायरेक्शन। अब थ्रस्ट ऊपर की ओर लगता है। 20 देखो, why does a block of plastic released under water comes up to the surface of earth? तो प्लास्टिक रिलीज अंडर वाटर, तो वो ऊपर क्यों आ जाता है? जैसे प्लास्टिक का टुकड़ा डाल दो कोई, है ना, तो वो क्या होगा? ऊपर आ जाएगा। क्यों ऊपर आ जाएगा? सो नाउ इन दिस केस दैट इज प्लास्टिक बॉटल या फिर कोई भी ब्लॉक ऑफ प्लास्टिक, ब्लॉक ऑफ प्लास्टिक, ठीक है। अगर रिलीज अंडर वाटर, तो ऐसे केस में जरा ध्यान दो, मैंने ये हाथ से इस प्लास्टिक को पकड़ के रखा हुआ, तो मैं अब इसको अंदर ही रख रहा हूं। अच्छा, मैंने अगर इसे अंदर रख लिया है तो ये मुझे बताइए कि इसने कितना पानी डिस्प्लेस किया? प्लास्टिक के बराबर। सुन लो, हमने तो जबरदस्ती डाल दिया। चीज 2 ग्राम की थी, मैंने खाली रेल नीर की बोतल ली और उसको हमने कहा नहीं, तुम्हें अंदर ही जाना पड़ेगा, मैं तुमको पकड़े रहूंगा, तुम बाहर कैसे आ सकते हो? पकड़ लिया उसको। समझ में आ रही बात की नहीं? तो ऐसी स्थिति में 2 ग्राम की चीज है, बताओ इस पे एफबी कितना लगेगा? तुमने तो इससे 1 लोटा पानी निकाल लिया, 2 ग्राम निकलना चाहिए। ऐसे तैरती तो जरा सा करती कि नहीं, आप जबरदस्ती डाल रहे हो। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कह रहा है? जितना लिक्विड डिस्प्लेस करोगे उतना एफबी पाओगे। बैलून सीधे डाल दो तो एफबी उतना नहीं लगेगा, फुला के डालो तो है तो वजन उतना ही, तुमने एफबी बढ़ा लिया। वास्तव में तुमने बैलून अंदर डाल के क्या किया बताओ? खूब सारा पानी डब 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 बाहर आ गया। पानी ज्यादा डिस्प्लेस करोगे तो तुम्हें एफबी, और वेट है 2 ग्राम का और तुमने एफबी कितना बढ़ा लिया, तो बताओ वो ऊपर आएगी कि नहीं आएगी? क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं लिक्विड ज्यादा डिस्प्लेस करोगे तो लिक्विड कहेगा चलो हमारी जगह से। एफबी तो इसी वजह से लगा ना। तो अब बताओ, अगर ये कुछ नहीं है, 2 ग्राम की चीज है, मान लो 20 ग्राम की चीज, तो 20 ग्राम का मतलब 0.02 ग्राम है, तो उस चीज की चीज है और उसमें जी लगा दो, ये तो उसका वेट है। और एफबी तुमने 1 लीटर के बराबर 1 kg के बराबर लगा दिया, क्योंकि 1 kg पानी हटवाया होगा उसकी जगह। तो बोलो अब थ्रस्ट कितना लग रहा है? 1 into g। तो बोलो अपवर्ड फोर्स ज्यादा है कि डाउनवर्ड? क्योंकि तुमने लिक्विड ज्यादा डिस्प्लेस करा देना, खुद ही पर्पसली डाला है, डेलिबरेटली उसको डुबो दिया है, ऐसे नेचुरली होता। सो इन केस व्हेन वी क्या करेंगे, उसमें लिखा है डेलिबरेटली, आपके क्वेश्चन में नहीं लिखा है, क्या कहा गया है क्वेश्चन? सो ब्लॉक ऑफ प्लास्टिक रिलीज्ड अंडर वाटर, रिलीज्ड अंडर वाटर, और वो कहां तक आ जाएगी बताइए? एक्सपीरियंसेस क्या होगा बताइए? अप थ्रस्ट ग्रेटर देन इट्स वेट, उस पर अप थ्रस्ट ज्यादा, तो बाद में फिर ये यहां से हट जाएगी और बोलो इसकी स्थिति क्या होगी? फिर ये ऐसे आ जाएगी और वही बस ये प्लास्टिक की बोतल है, थोड़ा सा बस तैरेगी, ज्यादा पानी में नहीं रहेगी। जैसे तुम खाली प्लास्टिक बोतल इतना पानी हटा देगी तो कहां पे आ जाएगी? अब इस केस में जो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड है
क्या वो बोतल के वेट के बराबर है? समझ में आ गई बात की नहीं? तो फिर वहीं तक समझ में आ गई, वहां तक ले जाएगा उसको कि कहेगा उतना ही पानी हटाओ जितना तुम्हारा वेट है। नहीं तो क्या लिखें? ब्लॉक ऑफ प्लास्टिक रिलीज्ड अंडर वाटर एक्सपीरियंसेस ग्रेटर अपथ्रस्ट देन इट्स ओन वेट। यही सेंटेंस रिपीट करो जरा। The plastic bottle released under water experiences greater upthrust than its weight. पूरी चीज जाएंगे, बहुत अच्छी बात है ना। ग्रेटर अपथ्रस्ट है कि नहीं? क्योंकि पानी से ज्यादा रिलीज किया। ग्रेटर अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट या थ्रस्ट देन इट्स वेट। सो इट इसलिए क्या होगा? कम्स अप टू द सरफेस ऑफ वाटर। चलो इतनी बात हमें समझ में आ गई ना। अगली बात समझिए, एक 50 ग्राम की चीज है, वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम सब्सटेंस इज 20 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब हम कुछ और चीजें देखेंगे। क्या तुमको मालूम है कि डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है? इस चीज को समझें। जैसे कि मेरे पास एक डाइस है, ये देखो, ये येलो कलर की डाइस है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर, ये क्यूब है। तो क्या आप मुझे बताएंगे कि इसका वॉल्यूम क्या है? 1 हुआ कि नहीं? क्योंकि LBH या A क्यूब कर लो, तो ये 1 सेंटीमीटर की चीज है। और अगर इसी में ये बिल्कुल खाली होता, हल्का हल्का प्लास्टिक का, पॉलीथीन का होता, पानी भर लेते, तो बताओ इसमें पानी कितना आता? करेक्ट, 1 कह रहे हैं, ये 1 क्यूब का तो है, लेकिन पानी 1 ग्राम आता। वजन सबका अलग अलग है। अब जैसे मरकरी की बोतल तुमने देखी थी कितनी हैवी थी, तो इसका मतलब है क्या इक्वल वॉल्यूम में इक्वल चीज आती है कि नहीं? बोलो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो किसी किसी में क्या होगा बताइए? वॉल्यूम इक्वल होने पर भी, ये देखो, तो ये भारी, पानी हल्का होता है तो मरकरी भारी रहेगा। ये देखो, उठा के देखो, क्या उतना ही, इतना ही पानी आएगा। ये वाटर से 13.56 टाइम्स है ये आधी भरी है, जबकि पूरी भरी होती है आधा किलो हो जाती है। और सोना तो 19 टाइम्स है अगर इसमें सोना भर दिया। तो इस तरह से बताइए, इक्वल वॉल्यूम में क्या इक्वल फ्लूइड आता है? नहीं। तो देखो पहले आता है, हाँ बोल रहे, इतनी जगह में क्या सभी चीजें इक्वल आएंगी? उतनी वजन की नहीं आएगी ना, रेत अलग वजन की आएगी। वॉल्यूम जो जगह को कहते हैं भाई, बात समझाइए। सो इफ डेंसिटी हायर होगी, तो ये तो खैर सस्ता है 7,000 का, लेकिन पूरी भरवाते तो 14,000 की बोतल है भाई। इसी का जरा सा एक ड्रॉपलेट से मरकरी बन जाती है, वो 150 रुपए का थर्मामीटर है। तो इससे तो कितने थर्मामीटर बन जाए। तो अलग अलग चीजों की डेंसिटी अलग अलग होगी। तो इतनी बात उन्हें समझ में आ गई। अब जरा देखो, तो मेरा कहने का मतलब है इसका वॉल्यूम क्या है, और इसको खाली करके इसमें पानी एक एक बूंद डाल दिया जाए, तो इतनी जगह में कितना पानी आएगा? 1 ग्राम। तो अब हम यहाँ लिखेंगे डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज मास कंटेन्ड पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज मास कंटेन्ड
पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी का फार्मूला बताइए अस्मिता। मास अपॉन वॉल्यूम। बहुत अच्छा, मास अपॉन। अच्छा मुझे ये बताओ कि ये जो अगर इसमें पानी भरा होता इस प्लास्टिक में तो कितना पानी आता है इतनी जगह में, इसमें इतनी जगह में ये पानी का ही, अगर मान लो इतने का तुम बर्फ का टुकड़ा ले ले तो कितना आ जाएगा बताओ? 1 ग्राम। और इसका वॉल्यूम भी बताइए जरा। वो तो स्पेस है ना, स्पेस में तो चीज भरोगे तो भारी चीज ज्यादा हो जाएगी, और हल्की हवा भर दो तो हवा कम हो जाएगी। सबकी डेंसिटी अलग अलग है, ये तो समझ गया हो ना। रुई की डेंसिटी अलग होती है, लोहे की अलग होती है, जानते हो कि नहीं? तो अब ये देखो डेंसिटी ऑफ वाटर बताइए फिर कितनी हुई? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये देखो 1 मीटर है, ये 1 मीटर, ये 2 मीटर है, लेकिन आधा काट लो इस डैश को 1 बाई 1 और इतनी हाइट ले लो। ये तुम्हारे घर के ऊपर लगी हुई पानी की टंकी है, मैंने जाके देखी 1 बाई 1 और हाइट कितनी 1। समझ में आ गई बात? तो बताओ इसका वॉल्यूम क्या हुआ? अब बताइए 1 मीटर क्यूब हुआ ना। 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, एक क्यूब होता है कि नहीं क्यूब का वॉल्यूम? बोलो सही है। अब इसमें तुम कितनी रेल नीर की बोतल खाली करो कि ये भर जाए? एक रेल नीर की बोतल में 1 किलो पानी होता है। किलो ये बता दिए 1000 बोतल। क्या इन्होंने बताया? 1000 केजी पानी आएगा इसमें। 1 मीटर क्यूब की जो पानी के ऊपर की टंकी है उसमें कितना पानी आ जाएगा? 1000 लीटर, और 1 लीटर 1 केजी के भी बराबर होता है। पानी के लिए जो 1 लीटर है, 1 लीटर उसका स्पेस है, और 1 लीटर एक जगह होती है। 1 लीटर क्या होता है? तुम कह दो उससे कि मुझे 20 लीटर की बकेट देना, तो क्या वो कुछ भर के देगा? उसमें एक जगह दे देगा, कहेगा ये 20 लीटर के, फिर तुम चाहे इसमें मरकरी भरो और चाहे जो भरो, हवा भर लो। तो लीटर एक स्पेस है और उसमें जो चीज भरी जाएगी। समझ में आ गया? तो कहने का मतलब है कि स्पेस को आप मीटर क्यूब में भी ले सकते हो, लेकिन पहले कैसे लिया जाता था? लीटर में। जैसे मैं तुमको कैलोरी मीटर दिखा रहा हूं, तो ये देखो तो ये 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर, इसमें जितना पानी आएगा वो 1 लीटर है। अगर आपसे कोई कहे कि 1 लीटर वॉल्यूम कितने सेंटीमीटर क्यूब है तो आप बताओ। ये 10 सेंटीमीटर साइज है, तो ये बताइए इसमें 1 लीटर पानी आता है ना। मान लो मैंने इसे खोल दिया तो कितना पानी आएगा? तो इसमें कितना पानी भर दोगे? तो 1 लीटर कितने सेंटीमीटर क्यूब हुआ ये बताइए ना। वॉल्यूम कितना निकालता हूँ बोलो। बहुत अच्छा, 1000 सेंटीमीटर बोल दिया ऑयल में ना बोला हो। चल अब कुछ चीजें देखिए कि नाउ लेट अस सी कि अगर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर का टेट्रा पैक है, दैट इज 10 सेंटीमीटर या क्यूब है। आजकल टेट्रा पैक में वो आता है कि नहीं, फ्रूटी वैसा 10 सेंटीमीटर। तो इसका बताओ वॉल्यूम क्या हुआ? वॉल्यूम है 10 सेंटीमीटर और इंटू 10 सेंटीमीटर, यानी एक क्यूब हुआ कि नहीं? तो 1000 सेंटीमीटर। लेकिन इसका वॉल्यूम आप 1 लीटर भी बोल रहे हो,
जो पहले उसे लीटर में लिया जाता था, तो 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब? 1 लीटर में कितने ml? बोलो, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर? 1000। तो इसको ये भी लिख सकते हैं 1000 ml मिलीलीटर, इट इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब। समझ आई बात? तो फिर आप मुझे बता दीजिए कि ये 1 सेंटीमीटर क्यूब की चीज है, तो इसमें कितने ml हुए? 1 ml हुए। अगर कोई आपसे कहे 20 ml दवा पियो, क्योंकि जो तुम सिरप लाते हो ना बाहर से कप सिरप, उसमें लिखा था 20 ml, तो इसका 20 गुना पी लेना, ये 1 ml ही है। 1 सेंटीमीटर क्यूब ही 1 ml है। देख लो, काटो तीनों जीरो। बात समझ आ गई? मेरा कहने का मतलब इसमें जो पानी आएगा, अगर बोतल में ले लो, उतनी जगह लीटर बोलता है कि नहीं? तो इस चीज को, क्योंकि हर चीज क्यूब में नहीं होती, तो क्यूब वाली चीज से तोलोगे तब तो हम मानेंगे 1 लीटर दूध दिया, ऐसे बोलेंगे उसको। वो तो बेचारा गोल बर्तन कर रहा है, इसमें बहन जी 1 लीटर आता है, यही ले लो, तो मानोगे नहीं क्या? तो इसलिए वॉल्यूम तो एक जगह है ना। तो 1 बोलो 1 ml में कितने होगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब। इतनी बात तो तुम्हें समझ में आ गई? अच्छा, आप मुझे बताइए कि ये तो तुम्हें डायमेंशन याद रखनी चाहिए वॉल्यूम का आपस में एक्सचेंज, कि कैसे चेंज किया था। इतनी बात समझ आ गई? और डेंसिटी अगर आपको वाटर की चाहिए तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। फिर से देखो, मैंने अब की 1 मीटर का वो वाटर टैंक लिया है जो कनिष्का के घर की छत के ऊपर है। ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, और ये भी कितना? अब इसका वॉल्यूम बताओ। तो दैट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम कितना हुआ? 1 मीटर इंटू 1 मीटर और इंटू, तो 1 मीटर क्यूब हुआ। और इसमें कितना पानी आ सकता है? 1 लीटर ही आएगा। इतनी बड़ी टंकी में दो 1 लीटर तो पानी बचा। तुम 200 ग्राम 200 ml से तुम नहा लेना और हम भी नहा लेंगे। 1000 किलो, केजी में बताया करो, मास पूछा जा रहा है। तो मास ऑफ वाटर कितना है बताओ? ऐसा हो जाए तो फिर टंकी बनवाने का फायदा ही क्या? घर में बोतल रख लो। 1000 केजी। अब इसकी डेंसिटी बताओ। सो डेंसिटी ऑफ वाटर, तो मास अपॉन बोलो, मास अपॉन वॉल्यूम होगा। कितना मास आता है अगर तुम उसमें देखो तो 1000 किलो पानी आ जाएगा, या 1000 लीटर भी कह सकते हो, क्योंकि पानी की 1 लीटर की बोतल में 1 किलो पानी, ऐसा बनाया गया वाटर के। और दैट इज 1000, और वॉल्यूम कितना है बताओ? 1 मीटर क्यूब। तो फिर क्या हो जाएगा बताओ? 1000 केजी पर मीटर क्यूब। बोलो, बात समझ आ गई? अब मान लो कनिष्का ने इधर उधर से नजर बचा के इसमें मरकरी भर दिया, तो कितना मरकरी आएगा? 1000 किलो मरकरी आएगा कि ज्यादा? ये सही, ये बहुत अच्छा बता रही, कह रही 13600 किलो, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले इनको बताया था कि जो मरकरी है वो 13.6 टाइम्स हैवियर है। तो बोली जो इतने गुना हैवियर है, ये 1000 किलो आता है, तो मरकरी कितने किलो आएगा बताओ? 13600। और वैसे ही तुम्हारी बुक में अगले पेज में चांदी की डेंसिटी दी है 10,200 किलो। अगला क्वेश्चन दिया है देखो सिल्वर पे, और 19,600 किलो गोल्ड आएगा। नाउ अब हम देखें डेंसिटी ऑफ मरकरी निकालो, है क्वेश्चन कि नहीं सिल्वर पे? चलो नाउ लेट अस फाइंड डेंसिटी ऑफ मरकरी। पता कर, तो मैंने अभी बताया अगर यही 1 मीटर और 1 मीटर की क्यूब की टंकी है तो उसमें कितना मरकरी आएगा? और जबकि इसकी हर डायमेंशन कितने की है? तो अब मुझे बताइए मास ऑफ मरकरी अपॉन वॉल्यूम ऑफ मरकरी। तो मास कितना है और वॉल्यूम कितना बताइए? 1 मीटर क्यूब। तो कितना आ गया? 13,600 kg पर मीटर क्यूब। व्हाट डज इट मीन बाय? इसी तरीके से
अब अगले क्वेश्चन में देखो, आपके में चांदी का भी दिया है, गोल्ड का, तो 10,800 आ जाएगा। डेंसिटी ऑफ सिल्वर, डेंसिटी ऑफ, तो सिल्वर की डेंसिटी के लिए वो पानी से कितने गुना भारी है? ये देखो, तो अब देखिए, तो इसमें 10,000, अभी बता रहा हूं, 800 केजी चांदी को पिघला के डाल दिया जाए, तो उस हर एक चीज का मास लो, उसका वॉल्यूम लो, तो मास कंटेंड पर यूनिट वॉल्यूम, 1 मीटर क्यूब में कोई चीज कितनी आती है, क्योंकि वॉल्यूम तो मीटर क्यूब में लेंगे ना, तो उसमें जितनी कोई चीज आ जाए वही उसकी डेंसिटी हुई। वहां 1000 लीटर पानी आएगा, आता है कि नहीं इतना पानी एक बड़ी सी टंकी में, और इसमें मछली तो तुमने अभी देखा बहुत भारी है, इतना जाएगा, और चांदी भी भारी होती है। सो इसलिए डेंसिटी ऑफ सिल्वर क्या होगा बताओ? मास ऑफ सिल्वर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सिल्वर, तो कितना लिखते हैं बताइए? और अपॉन 1 मीटर क्यूब, सो दिस इज 10,800 kg पर मीटर क्यूब। अब हम देखेंगे रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है। कोई चीज पानी से कितनी गुना भारी है उसकी रिलेटिव डेंसिटी। क्या आप मुझे मरकरी की रिलेटिव डेंसिटी बता सकते हैं? बस, और इसी तरीके से क्या मुझे आप सिल्वर की वो कितना भारी है, बस यही बात समझ में आ गई बात की नहीं? देखो अब अगला आपके में एक फॉर्मूला दिया है रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटेड है, चलो फिर भी एक लाइन पढ़ लें, इतना कर आगे तो 10th 11th में सब जगह है, पढ़ ही लेते हैं, एक जगह डिलीट करके आगे देने से कोई मतलब तो है नहीं। तो रिलेटिव इस बार 10th की जो तुमको मालूम है मैथ्स का पेपर आया है रीजनल ऑफिस से, सब डिलीटेड पोर्शन के क्वेश्चन दे दिया, और जो हाईएस्ट नंबर है 80 में 35 आए। ये ऐसी हालत है, तो मतलब कुछ भरोसा नहीं कर सकते इन रीजनल ऑफिस में, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं दिया। ये कहो हमने थोड़ा बहुत डिलीटेड पढ़ा दिया था, तो जो 5 बच्चे पास हुए उसमें से 4 हमारे भी आ गए, 5 ही पास हुए पूरे क्लास में। तो तुम कभी भी भरोसा ना करो कि डिलीटेड है तो राजा ना बने रहो, कभी भी तुमको गाली बना देगा। सब पढ़ के जाओ, है ना, भूखी तो है, बल्कि कहीं पुरानी किताब मिले तो खरीद ही लो। तो रिलेटिव डेंसिटी पढ़ो, थोड़ा जानना चाहिए, थोड़ा हमसे जान लो, थोड़ा अपना दिमाग लगा लेना, तो काम बन जाएगा। रिलेटिव डेंसिटी बताओ क्या होता है? मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन, ये डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, बस सीधी सी बात। ऑफ सब्सटेंस क्या होगा बताओ? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। क्या अभिषेक आप मुझे 2 तरीके से वाटर की डेंसिटी बता सकते हैं? एक इसके टर्म्स में बताइए और एक पानी के टंकी के टर्म्स में। नहीं तो डेंसिटी बताओ ना, डेंसिटी में ऊपर क्या सेंटीमीटर क्यूब रखोगे? ऊपर तो मास रखो ना, बताओ इसमें कितना मास है? 1 ग्राम पर सेंटी, अभी लिखा था कि नहीं, वो तो मीटर मिट गया, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर। और दूसरी बताओ, अगर मान लो मीटर क्यूब में पूछ जाए 1 किलोग्राम पर मीटर। ये कितना अच्छा जानते हैं, 1 लीटर पानी डाल लो, मिलजुल के नहा लेंगे सब, बहुत बड़ी बात है। मान लो चिल्लू भर पानी से नहाया तो यार, ऐसे करते हैं यार अपने लोग। हाँ बोलो, हाँ नहीं स्प्रे कर लेते हैं पानी। हाँ, बोलो भैया बताइए पर मीटर क्यूब में कितनी डेंसिटी है? 1 मीटर क्यूब में कितना पानी आ जाएगा? बोलो, 1 मीटर तो बहुत होता है ना, 1 मीटर नहीं जानते क्या? 1 मीटर का हमारे पास स्केल भी है, तो आपको 1 मीटर में क्या है कि 10 स्केल के बराबर जो उसे 1 मीटर कहते हैं, ठीक है? ये है, तो इतनी बड़ी टंकी, ऐसा क्यों हो जिसकी एक साइड हो, तो क्या उसमें 1000 लीटर पानी नहीं है? तो फिर 1 लीटर क्यों हो, 1 केजी क्यों बोल रहे? चलो कितना होगा? 1000 लीटर
लीटर मास 1000 kg मीटर तो वॉल्यूम है 1000 kg पर मीटर। अब दो तरीके से डेंसिटी बताओ सर 1 ग्राम इक्वल टू 1 वो सेंटीमीटर। इज इक्वल टू मत बनाओ, वो सब नहीं है। डेंसिटी में मास ऊपर रखो, वॉल्यूम नीचे, इसका वॉल्यूम नीचे रखो, इसका मास ऊपर। सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 ग्राम 1 ग्राम पर सेंटीमीटर। और दूसरा बताओ 1000 किलोग्राम पर 1 मीटर। kg पर और चीज जानती बोलो जरा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर 1 मीटर और 1000 पर सही किलोग्राम में तो बताएंगे ना, मास ऊपर है। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी बताइए, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर बताइए 10.2। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, मान लीजिए आपसे पूछा जाए रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मर्करी, ये देखो, तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस लिखो कितनी होती है, डेंसिटी ऑफ मर्करी, डेंसिटी ऑफ मर्करी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, तो कितनी होती है बोलो, 13,000 केजी पर मीटर क्यूब, और ये कितनी होती है 1000 केजी पर मीटर क्यूब। तो ये कट गया और दो जीरो भी कट गए और 10 से इसे काटो तो कितनी आ गई 13.6। बोलो समझ में आ गई। देयर इज नो यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, तो सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती। अब देखो रिलेटिव डेंसिटी तो हटा, क्वेश्चन कौन कौन से हटे ये बता दो मुझे। क्वेश्चन नहीं हटाया, क्वेश्चन नहीं हटाया तो उसमें तो पूछा गया है। चलो सर 21 है शायद। हाँ 21 है शायद। 21 है तो 22 इसमें है हमारे में, एक हटा होगा। डेंसिटी ऑफ बुक में देखो सुहाना की 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और 1000 केजी पर मीटर क्यूब। इतनी बात समझ में आ गई। नई बुक किसी की हो तो दिखाओ। 22 के 22 रिलेटिव डेंसिटी हट गया। ये दो क्वेश्चन है ना, ये दो क्वेश्चन कर लेते हैं और सारे क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो नाउ 21st क्वेश्चन देखिए। 21st क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ 50 kg सब्सटेंस। 50 kg सब्सटेंस है। अच्छा ये मुझे बताओ कि 50 kg के 50 ग्राम, अच्छा तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस निकालो, बताइए। मास अपॉन वॉल्यूम। हाँ बोलो इसमें क्या क्या वैल्यू रखें, बोलो ना। 50 ग्राम, अच्छा ये 50 ग्राम है नीचे, चलो तो ये कितना हो गया 2.5 ग्राम। अच्छा अरविंद ये बताइए ये चीज पानी में डूब जाएगी कि तैरेगी? बहुत सही, क्योंकि इनको मालूम है कि इससे हैवियर डेंसिटी, इफ डेंसिटी इज मोर देन इट विल डूब जाएगी। बहुत अच्छी बात बताई। कह रही एज इट्स डेंसिटी इज ग्रेटर देन वाटर सो इट विल सिंक। है बताया कि नहीं? अच्छी बात। तो लिखो ये बात भाई। उसकी कितनी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, उसकी कितनी है 2.5, तो भारी तो हुई ना। सो इट एज द सब्सटेंस इज मोर डेंसर देन वाटर सो इट विल डूबेगा कि नहीं? देखो इस बात को, एज सब्सटेंस इज मोर डेंसर देन वाटर सो it will sink. यहां तक बात वही। अगर 3:30 क्लास रखे, आप लोग कब आते हो स्कूल से? कल से छुट्टियां नहीं हो रही आप लोग? आप लोगों की छुट्टी नहीं हो रही, लेकिन स्कूल से कब आते हो?
तो 3:30 तक यहाँ आ सकते तो हो। मैं 3 o'clock के आसपास आती हूँ, 3 o'clock। चलो 4 से रखते हैं, 4 से तो आ जाओगी ना। सर 3 से रखो। नहीं वो कह रही 3 o'clock आती है। हाँ। चलो तो आप लोगों की कल से क्लास रहेगी 4 to 5 कर दी। थोड़ा टाइम चेंज करेंगे क्योंकि अब 10th के लिए मुझे ज़्यादा पढ़ाना पड़ेगा ना, तो उनकी 2.5 घंटे की क्लास रखेंगे। सब्सटेंस इज मोर डेंसर देन वाटर सो इट विल सिंक, यही इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलें। डेंसिटी निकाल लो और कह दो इसकी डेंसिटी ज़्यादा। चलो 20 सेकंड देखो, अब ध्यान दीजिएगा। 20 सेकंड अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दो। वॉल्यूम है सील्ड पैक, तो इसका वॉल्यूम दे रहा है इतना, तो इसकी डेंसिटी निकालो। फिर पूछ रहा है ये सिंक करेगा, वही क्वेश्चन फिर से। तो बताओ पैक की डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सील्ड पैक दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास कितना है? 500 ग्राम। पिछली बार किससे पूछा था? उसी से पूछे कि सिंक करेगी कि डूबेगी। तो 350 सेंटीमीटर। चलो इतनी बात हो गई। 5 इसको 5 से कट करो। 10 7 तो 10/7 कितना होता है? 1.43 यस सर। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो उत्कर्ष बताओ। डूब जाएगी सर। डूब जाएगी। अच्छा डूब जाएगी कि सिंक करेगी? सिंक और डूब जाएंगे एक चीज। It will sink as its density is more than water. अभी आगे भी पूछा जा रहा है। It will sink as its density is more than water. अच्छा जो चीज सिंक करती है वो अपने मास के बराबर वाटर हटाती है कि वॉल्यूम के बराबर? वॉल्यूम। क्योंकि सिंक करने वाली बहुत भारी भी हो सकती है। मरकरी के बराबर तो नहीं हटा सकता, तो उतनी जगह जितनी उतनी तो हटा ही देगा ना। सो इट विल, ये क्या करेगी बताइए? आगे क्वेश्चन पढ़िए। इट विल डिस्प्लेस वाटर बाय इक्वल टू इट्स वॉल्यूम। बहुत अच्छा, ये सेंटेंस लिखो क्योंकि ये हैवियर है। तो क्या लिखें? इट विल डिस्प्लेस वाटर इक्वल टू इट्स वॉल्यूम। अच्छा इसका वॉल्यूम क्या है? अच्छा ये देखो, नाउ दैट मीन्स इट विल डिस्प्लेस 350 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। जितना इसका वॉल्यूम होगा उतनी चीज हटा देगी, भारी चीज है। सो इट विल डिस्प्लेस 350 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। उस वाटर का वजन क्या होगा? व्हाट विल बी इट्स मास? भाई आप ये देखिए ना, डेंसिटी इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ वाटर, इट इज इक्वल्स टू मास अपॉन। नो ये 500 ग्राम नहीं होगा, अभी हम समझा रहे हैं। अब जैसे तुम कहोगे कि नहीं ये 500 ग्राम की चीज है और 350 ग्राम है, तो उसने इतना हटाया, तो वो जो पानी हटा वो 500 ग्राम होगा। ऐसा नहीं करते हैं, ये तो बहुत भारी है। तुम इसके सब्सटेंस के मास से मत रिलेट करो। तुम कहोगे वो वाटर भी उतना ही भारी होगा और 7,000 में बेच देंगे। सर FA वाला ऐसा नहीं। फॉर्मूला लगेगा। पानी कितना वॉल्यूम हटा वो समझ में आ गया? वाटर की डेंसिटी आती है तुमको? कितनी होती है? 1 ग्राम पर देखो यहाँ पे 1 ग्राम पर, सेंटीमीटर। और यहाँ मास चाहिए तुम्हें क्या? वो पूछ रहा है मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस। पढ़ो सवाल के लास्ट में, मास ऑफ वाटर। बोलो मास तो पूछ रहा है ना, तो हमने डेंसिटी ऑफ वाटर लिखी, मास ऑफ वाटर निकाल लेंगे, और वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना डिस्प्लेस है यहाँ से पढ़ो। तो लिखो मास ऑफ वाटर और अपॉन वॉल्यूम कितना लिखें? डिस्प्लेस्ड, दैट इज 350 सेंटीमीटर क्यूब। अब सेंटीमीटर क्यूब वहां ले जाओ, अपने आप ही सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा और आंसर आ जाएगा। तो ये चीज यहाँ आ गई, 350 सेंटीमीटर क्यूब इंटू 1 ग्राम अपॉन
ये कट गया तो बोलो कितना मास आया। कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहती हो कि 350 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में 350 ग्राम वाटर होता, ऐसा कहना चाहती हो कि 350 सेंटीमीटर क्यूब में 350 ग्राम ऑफ वाटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ग्राम ऑफ वाटर, ऐसा ही तो बोलना चाहती होगी कि नहीं? जब 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ग्राम वाटर तो 350 से वही तुम्हें पता चल गया था। अच्छा 350 सेंटीमीटर क्यूब बताया, जरूर 350 ग्राम नहीं पता चल गया, क्योंकि जितने सेंटीमीटर क्यूब वो प्लास्टिक के बटन कहाँ चली गई, उसी में सब राज छिपा है। ये जितने सेंटीमीटर क्यूब उतने ग्राम वाटर, नहीं सही? तो तुम्हें वहां पता चल चुका था कि नहीं पता चल चुका? चलो, सो मास ऑफ वाटर कितना हो गया? 350 ग्राम इज द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। इतना ही पानी डिस्प्लेस हुआ। और चीज का वजन कितना था बताओ? 500 ग्राम। लेकिन उसने अपने वॉल्यूम को कवर किया। आपको कुछ चीजें आपसे पूछी जा रही हैं ना, आर्किमिडीज प्रिंसिपल डिफाइन करना है। डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, light density of water in two methods, two ways. और 19 और 20 क्वेश्चन करो, 20, 21 अलग से कराएंगे। 20 एक बार ध्यान से पढ़ लो। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब है that it is the ratio of density of substance to density of water, या density of any substance, ठीक है, with respect to water is called its relative density। या simply क्या लिख सकते हो? It is the ratio of density of substance to density of, वो अगले पेज पे कराएंगे, पहले इतना करो। दो मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर दो तरीके से बताओ, 2 यूनिट्स में। हाँ? ऐसे नहीं, उसका मैग्नीट्यूड नहीं बता रही हूँ, कितना बताओ डेंसिटी ऑफ वाटर बताओ, 2 तरीके से बताई थी थोड़ी देर पहले। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1000 किलोग्राम पर मीटर। यही बताना। चलो, रिलेटिव डेंसिटी दैट इज, कहीं लिखा नहीं तुमने? रिलेटिव डेंसिटी क्या लिखा था बताइए? कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर से कितनी गुना कोई चीज है? तो कोई चीज जैसे 10 गुना भारी है, कोई 13 गुना भारी है, वही तो रिलेटिव डेंसिटी। कंपैरिजन फिर कर पाएंगे कोई चीज पानी में वो देखते हैं। Density of water, that is the ratio of density of substance to हाँ देखो, इसमें 0 पे रहना चाहिए। और दूध भारी है, अगर पानी डालते रहोगे तो हल्का होता जाएगा, ऊपर आता जाएगा। अगर 40 हो तो रिजेक्ट कर सकते हैं, कहते हैं हमारी गाय पतला दूध दे रही है, तस्वीर खराब, और बहाने बना सकते हैं। जैसे ज़्यादा ऊपर आ जाए यहाँ होना। अब जरा देखो, नाउ ये तो होता है ना लोगों के घरों में, लोग देखते हैं दूध का, तो ये मयूरी क्या मिल जाए, ले लेना क्या।
हंस के बारे में कहा गया है कि वो अगर दूध और पानी मिला के दिया जाए तो दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है। और किसी की बात है? हाँ, और किसी को फिल्म देखना है? ठीक है, दिस इज लैक्टोमीटर। श्योर, हाँ। Okay, now what are the applications of Archimedes principle? देखो बुक में कहाँ लिखा है, क्या क्या है? Designing ships and submarines. Of Archimedes. Principle. तो जो भी इस तरीके से डिजाइन की जाते हैं शिप्स, तो उससे क्या होगा कि इसमें जितना भी वजन होगा तो दैट मीन्स ये कभी इस लेवल तक ना पहुंचे पानी। तो जितना भी वजन रख दें, क्योंकि वाटर डिस्प्लेस करेगा तो ज्यादा फ्लोटिंग होगा। कटोरी में खूब सामान रख के भी पानी में तुम डुबो सकते हो, क्योंकि उसके ब्रिम तक नहीं आएगी। तो जितना पानी डिस्प्लेस करती जाएगी उतना उस पर अपथ्रस्ट आता जाएगा। तो अगर तुम सही डिजाइन करो तो सुई डूब जाती है, लेकिन एक कटोरी नहीं डूबती। क्यों नहीं डूबती बताओ? क्योंकि उसकी डिजाइनिंग है, इट कैन नेवर डिस्प्लेस सो मच वाटर दैट वाटर रीचेस अप टू ब्रिम। क्या कटोरी के मुहाने तक पहुंचेगा पानी? तो इसलिए डिजाइनिंग ऑफ शिप में किसका सिद्धांत है? अपथ्रस्ट। ज्यादा अपथ्रस्ट होगा तो जहाज ऐसा बनाओ कि अपथ्रस्ट खूब लगे, खूब सारा पानी डिस्प्लेस कर दे और उसके ऊपर की किनारी तक ना पहुंचे। बात समझ में आ गई कि नहीं? यही है। सो डिजाइनिंग शिप्स एंड सबमरीन्स। शिप्स एंड, और ये भी इसी का है आर्किमिडीज का, दैट इज प्योरिटी ऑफ मिल्क बाय यूजिंग लैक्टोमीटर। डिटरमाइनिंग प्योरिटी ऑफ मिल्क बाय यूजिंग लैक्टोमीटर। सबमरीन्स का मतलब पनडुब्बी, पानी में जो डूब के चले पानी के अंदर। नेक्स्ट देखो, दैट इज डिटरमाइनिंग प्योरिटी। वैसे तो किसी भी सब्सटेंस का, जैसे तुम्हें बताया था कि एक प्योर डालो गोल्ड, गोल्ड का मुकुट है तो तुम उसको भी डालो लिक्विड में, और उसी के बराबर तुम एक गोल्ड डालो तो पता चल जाएगा कि दोनों का वजन फिर स्प्रिंग बैलेंस से पता करो कि किस पे थ्रस्ट ज्यादा लग रहा है। मान लो इसमें मिलावट है तो वो उन दोनों पे अलग अलग लगेगा कि नहीं, क्योंकि दोनों का जो वजन है तो किसी का वॉल्यूम में डिफरेंस आ जाएगा। ये दोनों तो अपने वॉल्यूम के बराबर हटाएंगे, तो वॉल्यूम अलग अलग अगर होगा तो फिर अब थ्रस्ट भी अलग अलग हो, क्योंकि वो अलग अलग पानी डिस्प्लेस करेंगे तो तुरंत पकड़ में आ जाएगी। समझ में आई कि नहीं? जैसे तुमने गोल्ड में मिट्टी मिला के बना दिया या कोई हल्की चीज, तो वो वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, वजन वही है, तो बोलो अब थ्रस्ट किस में ज्यादा लगेगा? फिर जिसमें तुमने दूसरी चीज मिलाई है। ठीक है कि नहीं? तो दैट इज लैक्टोमीटर्स। लैक्टोमीटर्स फॉर डिटरमाइनिंग। आप लोगों के 4-5 कॉपियां और संडे टेस्ट की बच्ची कल मिल जाएंगी, आज को दे दिए। फॉर डिटरमाइनिंग प्योरिटी ऑफ मिल्क, ये चीज है ना। सो शिप्स का हो गया, और डेंसिटी। और हाइड्रोमीटर्स किस लिए होते हैं? हाइड्रोमीटर्स वाटर की डेंसिटी फॉर डिटरमाइनिंग डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स, फॉर डिटरमाइनिंग किसी की भी डेंसिटी। यही 3 चीज है। डेंसिटी ऑफ कोई भी लिक्विड है तो उसकी डेंसिटी हम पता कर सकते हैं। समझ में आ गई? कौन कौन से 3 प्रिंसिपल हैं? for determining the density of liquid, for determining the density of milk. There is lactometer. Lacto का मतलब ये मिल्क। हाँ। For designing of shapes and submarine. अगर मान लीजिए किसी वेइंग मशीन पे 100 kg रुई रखी है और 100 kg का लोहे का ब्लॉक रखा है, तो इसमें कौन भारी होगा?
क्यों मतलब रुई भारी होगी, रीजन बताओ, रीजन के साथ बताओगे तब तो पता चले, क्यों क्वेश्चन बुक में दिया है, 2 क्वेश्चन दिए इन टेक्स्ट के, वो आप मुझे बताया तो पता नहीं 100 इन टेक्स्ट देखिए ना, 100 kg रुई का वेट है और 100 kg आयरन ब्लॉक रखा है, तो भारी कौन होगा? 100 kg भारी है, ये बता दी कॉटन होगा। अब जो बात रही कि रीजन कॉटन क्यों भारी होगा, मान लो दोनों 100 kg के हैं, लेकिन तुम ये समझो तुमको 4 आदमी पकड़ के उठा रहा है और लोहे को एक आदमी, क्योंकि अपथ्रस्ट किस पर ज्यादा लग रहा है? रुई पे, रुई का ज्यादा वॉल्यूम है और 4 लोग उठा रहे तब भी वो 100 kg दिए जा रहा है उस पे वजन। तो वो लोग एक्चुअली अपथ्रस्ट होते, कोई 4 आदमी तुमको टांग के पकड़ रहे हैं और तुम वेइंग मशीन पे खड़े हो, तो बोलो तो उसका वजन ज्यादा है जो 4 लोग टांगे हैं जिसपे अपथ्रस्ट ज्यादा है, कि जिसको बोलो आयरन ज्यादा पानी हटाएगा या हवा हटाएगा? हवा भी तो फ्लूइड है, आयरन ज्यादा हटाएगा कि रुई? क्योंकि इस केस में दोनों ही चीज, एयर से तो दोनों ही भारी है ना, तो जो चीजें भारी है एयर से तो वे अपने वॉल्यूम के बराबर वजन हटाती हैं। आयरन भी हवा से भारी है और रुई भी तो हवा से भारी है, नीचे आ जाती है, तो विच विल डिस्प्लेस मोर एयर? पानी में थोड़ी डुबाया जा रहा है, हवा में रखी मशीन, हवा को तो डिस्प्लेस करेगी। एयर की डेंसिटी तुम लोग जानते हो कि नहीं? क्यों नहीं जानते हो? 1.29 kg पर मीटर क्यूब। अगर तुम सर के ऊपर पानी की टंकी लिए जा रहे हो सिंटेक्स और कोई कहते बहुत तुम्हारा कितना भारी लिए जा रहे हो, लाओ इसकी हवा निकाल दें, तो निकलवा लेना, इतनी कम हो जाएगी पर मीटर, इतनी हल्की हो जाएगी, उसके अंदर इतनी हवा भरी है इतने वजन। तो जो तुम्हारे ऊपर 1 मीटर क्यूब की पानी की टंकी, उसमें कितने वजन की हवा भरी है? 1 किलो 290 ग्राम। इतनी हवा निकल कर, तो हाँ निकाल दो वैक्यूम क्लीनर से, बहुत भारी लग रहा है, निकलवा दे। समझ में आ गई? तो बोलो 100 kg रुई पे ज्यादा थ्रस्ट है कि 100 kg आयरन पे? तो अब हम उस पर क्वेश्चन पे देखेंगे कि क्यों रुई भारी है, ये अगले क्लास में डिस्कस होगा। 4 बजे होगी क्लास, 4 से 5:30।